अच्छा। हम्म। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि आर्य कहाँ से आए। तो आर्यों के आगमन के बारे में भी देख लीजिए। अभी तक आर्य कौन थे, आर्य के बारे में क्या क्या इतिहास में प्रमाण है, कैसे जाना जाता है आर्यों को, ये हम शब्दों को क्लियरिफाई किए। कुछ कुछ स्कॉलर का नाम बताएं, जैसे लेसे महोदय बताए, विलियम जोन्स के बारे में बताएं, उनका नाम याद रखिएगा, वो इम्पोर्टेंट है। आर्यों के आगमन के संदर्भ में मुख्यतः 3 तर्क दिए जाते हैं कि आर्य एक तो यूरोप से आए, दूसरा एशिया से आए, एशिया के ही हैं, या आप कह सकते हैं कि भारत से बाहर के एशिया के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से आए, और तीसरा तर्क है कि आर्य दरअसल भारत के ही मूल निवासी थे, भारतीय ही थे। ये 3 तर्क दिया जाता है आर्यों के संदर्भ में। एक तर्क ये कहता कि आर्य यूरोप से आए, यानी भारत, अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं इस भारत को, तो यूरोप, ये क्षेत्र स्वाभाविक है कि यूरोप हो जाएगा, तो ये मान लिया गया कि भारत में आर्य यूरोप से आए। दूसरा तर्क कहता है कि यूरोप के आगे एशिया जो कॉन्टिनेंट है, ये संपूर्ण यूरोप से पूरब ये एरिया एशिया कहलाता है। इसको हम लोग उत्तर एशिया, मिडिल एशिया, और ये इलाका को दक्षिण एशिया कहते हैं। इस इलाका को वेस्ट एशिया, इस इलाका को इधर ईस्टर्न एशिया। तो पूरा का पूरा रसिया और यूरोप के कुछ पार्ट ये एशिया में शामिल है। इधर मिडिल एशिया का क्षेत्र, तुर्कमेनिस्तान, बलूचिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब, इसके नीचे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, ये सारा का सारा एशिया है। तो कहीं ना कहीं दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि आर्य दरअसल एशिया महाद्वीप के ही थे, और तीसरा तर्क ये कहा जाता है कि आर्य दरअसल यहीं के थे और यहीं से दूसरे जगह प्रसारित हुए। तो एक एक तर्क को अब हमको समझ लेना है। पहला हम लोग यूरोप से शुरू करते हैं। इसमें क्या जानना है, तो इसमें ये जानना है, यहाँ से कोई विशेष सवाल नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ से सवाल ये पूछा जा सकता है कि किसने कौन सा तर्क दिया है, कौन सा स्कॉलर ने, क्योंकि आपसे सवाल ही ऐसे पूछे जाएंगे कि किस स्कॉलर ने ये कहा कि आर्य जर्मनी से आए हैं, किस स्कॉलर ने ये कहा कि आर्य मिडिल एशिया से आए। तो मुख्यतः अगर आर्यों के आगमन के संदर्भ में 3 धारणा को देखा जाए तो यही 3 धारणा है। यूरोप से आए हैं, एशिया के ही हैं, एशिया के कहीं के भी हो सकते हैं, या फिर भारतीय ही हैं, इंडिजिनस जिसको कहा जाता है। और आज के संदर्भ में अगर देखा जाए, जो सबसे साइंटिफिक जमाना है अभी, इस जमाने में इसी तथ्य की पुष्टि होती है कि भारत के ही आर्य हैं। जैसा हमने बताया था कि राखी गढ़ी में एक स्केलेटल मिला है जो 5000 वर्ष पुराना है, और उसमें जो डीएनए पाया गया है वो भारतीयों के डीएनए से मिलता है, वो किसी यूरोपियों से नहीं मिलता है। तो इसका मतलब यह है कि भारत के लोग पहले से ही यहाँ पे थे, कहीं बाहर से नहीं आए। ये रिसेंट खोज है। आइए अब एक एक करके देखते हैं कि यूरोप के संदर्भ में क्या तर्क दिए गए हैं स्कॉलर के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, और कौन कौन से स्कॉलर ये कहते हैं कि भारत में आर्य यूरोप से आए थे। उसमें सबसे पहला जो तर्क दिया जाता है वो ये तर्क दिया जाता है कि भारतीय आर्य दरअसल हंगरी के डेन्यूब नदी घाटी से आए हैं। पहला तर्क यूरोप के फेवर में दिया जाने वाला है। किसने? अब हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से स्कॉलर हैं जिन्होंने आर्यों को कहीं ना कहीं यूरोप से जोड़ा है, कहीं ना कहीं यूरोप से जुड़ा है कि आर्य दरअसल यूरोप से आए हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम है पी गाइस। पी गाइस महोदय ने आर्यों को हंगरी के डेन्यूब नदी, आर्यों का
पी गाइल्स, गाइल्स GAILES, गाइल्स, पी गाइल्स ने हंगरी के डैन्यूब नदी, एक रिवर है, रिवर डैन्यूब, डैन्यूब, वहां से माना है कि भारत में जो आर्य हैं, ये आर्य हंगरी के डैन्यूब नदी से भारत में आए हैं। याद रखिए, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पहले यूरोप का, कि कैसे आर्यों का संबंध यूरोप से जोड़ा जा रहा है और किसके द्वारा जोड़ा जा रहा है, कौन से विद्वान हैं जिन्होंने अपने शोध के माध्यम से यह साबित करने की कोशिश की कि आर्य कहीं ना कहीं यूरोप से आए हैं। हम ये बात कर रहे हैं, समझ में आया? इसी तरह से एक और व्यक्ति हैं प्रोफेसर पैंक। इन्होंने यूरोप के स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेवियन देश, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क वाला जो एरिया है, जिसको स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है, तो प्रोफेसर पैंक ने आर्यों का मूल स्थान स्कैंडिनेवियन कंट्री माना है। ये जर्मनी के थे प्रोफेसर पैंक। इन्होंने आर्यों का मूल स्थान स्कैंडिनेविया को माना है। ठीक है। तीसरी ओर जो यूरेशिया का क्षेत्र है, रसिया आपको पता है, रसिया यूरोप में भी है और एशिया में भी है, इसीलिए उसको यूरेशिया कहा जाता है। उसका कुछ हिस्सा यूरोप में भी पड़ता है और कुछ हिस्सा एशिया में भी पड़ता है। कुछ विद्वानों ने यूरोपीय क्षेत्र आर्यों का मूल स्थान बताते हुए ये बताया कि दरअसल ये जो दक्षिण रूस का क्षेत्र है, आर्य यहीं से भारत में प्रवेश किया। उसमें महत्वपूर्ण नाम गार्डन चाइल्ड का है। गार्डन चाइल्ड ने यह बताया कि आर्य दरअसल दक्षिणी रूस के क्षेत्र से भारत में आए हैं। इनकी पुस्तक का नाम थी द आर्यंस। इसी पुस्तक में उन्होंने ये बताया कि आर्य साउदर्न रसियन क्षेत्र से भारत में आए। इनके इस मत का समर्थन, गार्डन चाइल्ड के मत का समर्थन नेहरिंग महोदय ने भी किया है। ये स्कॉलर हैं, इनका नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेहरिंग ने भी इसी चीज को बताया कि आर्य दरअसल दक्षिण एशिया से, दक्षिणी रूस से आए। रूस का वो क्षेत्र जो यूरोप में भी पड़ता है। हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं कि यूरोप के रीजन से कैसे आर्यों को जोड़ा गया है, कि कैसे आर्य यूरोप से माइग्रेट होकर के इंडिया में आए हैं। ठीक है। नेहरिंग यहां देखो, ये नेहरिंग देखो यहां पे लिखे हैं, नेहरिंग, NEHRING, नेहरिंग। ठीक है। नेहरिंग महोदय ने इनके मत का समर्थन किया। ठीक है। एक और है एक और स्कॉलर हैं, जान लो, यूरोप के संदर्भ में जो तर्क दिया गया है वो है मॉर्गन महोदय ने आर्यों को साइबेरिया क्षेत्र का माना है। साइबेरिया जो इस धरती का सबसे ठंडा जगह है, वहां से मॉर्गन ने कहा कि दरअसल आप देखेंगे साइबेरिया, ज्योग्राफी में आप लोग मैप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो पढ़ेंगे हम लोग आगे। साइबेरिया क्षेत्र इस धरती का सबसे ठंडा रीजन है, सालों भर बर्फ आच्छादित रहता है, वहां पर इग्लू पाया जाता है, लोग ये बना के रखते हैं। तो मॉर्गन महोदय ने यह कहा कि दरअसल आर्य साइबेरिया क्षेत्र से आए हैं।
तो ये कुछ ऐसे स्कॉलर हैं जिन्होंने आर्यों का आगमन यूरोप से सिद्ध किया कि यूरोप से आए हैं। और आज भी जितने भी लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल हैं या वामपंथी बुद्धिजीवी हैं, वो सब के सब इसी तर्क को आपके सामने रखते हैं, टीवी में, न्यूज़पेपर में या जगह जगह, और रख करके ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि भारत का रहने वाला सब के सब लोग बाहरी है, कोई भी यहाँ का नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो आदिवासी कम्युनिटी है वो यहाँ की है, बाकी सब के सब बाहरी है। लेकिन ये बात गलत है। और जब वो तर्क देते हैं तो तर्क देने के लिए इन्हीं यूरोपीय इतिहासकारों का पुस्तकों को रेफरेंस के रूप में देते हैं, या इनके द्वारा जो कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया गया उसी कॉन्सेप्ट को आगे करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ यूरोप वाला कॉन्सेप्ट। यूरोप से ये तो यूरोप से कहां से आए और कौन कौन से स्कॉलर्स में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा किसका किसका, नोहरिंग का, मॉर्गन का, गार्डन चाइल्ड का और प्रोफेसर पैंक का, और पी गाइल्स का। इन स्कॉलर का नाम हमने देखा और इन स्कॉलर महोदय ने हमें ये समझा दिया कि आर्य दरअसल यूरोप से आए थे, और यही तर्क आज भी प्रस्तुत किया जाता है। अब दूसरा जो तर्क है वो है एशिया वाला तर्क। अब एशिया तो भाई बहुत बड़ा महादेश है, तो एशिया में भी कई तर्क दिए गए। कुछ लोगों ने कहा कि आर्य दरअसल तिब्बत क्षेत्र से आए थे, तिब्बत। अब हम एशिया वाले क्षेत्र पे आते हैं। यूरोप खत्म हो गया। यूरोप से किसने किसने आर्यों को यूरोप से जोड़ा वो आपको पता है। पी गाइल्स ने शुरू किया, मॉर्गन ने समर्थन किया, गार्डन चाइल्ड ने भी इसको बताया, प्रोफेसर पैंक ने भी इसी चीज को आगे बढ़ाया। अब देखते हैं कि भारत में कहां से। तो जो भारत में आर्यों के संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण तर्क दिया गया कि आर्य भारत के ही या एशिया के ही क्षेत्र थे, वो तर्क है दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती ने कहा, यह अक्सर पूछा जाता है कि आर्यों के आगमन का कॉन्सेप्ट तिब्बत से किसने जोड़ा था। दयानंद सरस्वती ने ही जोड़ा था। इन्होंने बताया कि तिब्बत से आर्य भारत आए थे। आज तिब्बत चाइना से लड़ता है बेचारा अपने अस्तित्व के लिए कि हम सेपरेट हैं, इंडिपेंडेंट है, और चाइना कहता है कि नहीं तुम हमारा हिस्सा हो, और भारत इसको सपोर्ट करता है तिब्बत को। और वहीं तिब्बत के रिलीजियस, हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो जब पढ़ ही रहे तो जब बौद्ध धर्म आएगा तो देखेंगे कि बौद्ध धर्म का विस्तार जब हो रहा था तो सबसे ज्यादा विस्तार अगर कहीं पे हुआ तो तिब्बत में हुआ। सबसे ज्यादा कन्वर्जन किया गया बौद्ध धर्म के रूप में, तो तिब्बत के लोग बौद्ध धर्म के फॉलोअर हैं। इसी तरह से भूटान में भी वही हाल है। तो दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल स्थान तिब्बत के क्षेत्र से जोड़ा कि ये तिब्बत से आए थे। ठीक है, इसी तरह से एक और व्यक्ति थे जी रोड्स। उन्होंने आर्यों को मिडिल एशिया से जोड़ा। बैक्ट्रिया क्षेत्र, बैक्ट्रिया क्षेत्र यानी तुर्की ईरान वाला जो क्षेत्र है, उसी तुर्की ईरान के क्षेत्र को पहले बैक्ट्रिया कहा जाता था। तो बैक्ट्रिया यानी मिडिल एशिया के क्षेत्र से भी जोड़ा गया। तो पहला तिब्बत, दूसरा बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया क्षेत्र से जोड़ने का श्रेय रोड्स महोदय को जाता है। इन्होंने ये बताया कि आर्य दरअसल मध्य एशिया, बैक्ट्रिया जो मध्य एशिया में पड़ता है, मिडिल एशिया, मध्य एशिया से आए थे।
इसी मत को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर मैक्स मूलर ने मध्य एशिया के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया था प्रोफेसर मैक्स मूलर ने। यह नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्स मूलर का। इन्होंने ही कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को आर्यों ने आक्रमण किया और मार करके उनके जगह पर कब्जा कर लिया। तो आर्यों को मैक्स मूलर दिख नहीं रहा आप लोगों को? हाँ, प्रोफेसर मैक्स मूलर ने क्या दिखाई दे रहा है? क्यों फोन में डाटा है आपके? अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, आर्य मिडिल एशिया से भारत में आए थे। जो रोड्स महोदय ने कॉन्सेप्ट दिया था उसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने 1859 में 1859 में प्रूफ कर दिया। बोला ये सही बोले हैं, मध्य एशिया से आए थे आर्य। हाँ, तो मैक्स मूलर। इसी तरह से बाल गंगाधर तिलक ने भी एक कॉन्सेप्ट दिया था कि आर्य दरअसल नॉर्दर्न पोल से आए थे, उत्तरी ध्रुव से। उनका याद रखना बड़ी जरूरी है, वो अक्सर पूछा भी जाता है। एशिया क्षेत्र को मूल स्थान जोड़ते हुए आर्यों का बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक आर्कटिक होम इन दी वेदास, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने एक पुस्तक लिखी थी, आर्कटिक होम इन द वेदास। ये बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक थी, आर्कटिक होम इन द वेदास या वैदिक या आर्य। इन्होंने अपने पुस्तक में आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव, नॉर्दर्न पोल को माना था। उत्तरी ध्रुव से कहीं से आए थे, कहीं बाहर से नहीं आए थे, यूरोप से नहीं आए थे, मिडिल एशिया से नहीं आए थे, बल्कि नॉर्थ पोल से आए थे। इसी तरह से आर्यों का मूल निवास स्थान पामीर के पठार, पामीर प्लेटो को बताते हुए एडवर्ड मेयर ने परिभाषा दिया था। एडवर्ड मेयर ने एशिया के ही पामीर का पठार को आर्यों का निवास स्थल बताया था, या वहीं से इनका मूल स्थान बताया। अच्छा, एक और बड़ी रोचक चीज आपको बता देते हैं, याद आ गया। बाल गंगाधर तिलक ने जो अपनी पुस्तक आर्कटिक होम इन द वेदास लिखी, उनकी बात में कितनी सच्चाई है इससे आप इसी से समझ सकते हैं कि ऋग्वेद में एक जगह पर स्पष्ट लिखा गया है कि दीर्घकालीन उषा, एक जगह टर्म यूज किया गया है जहां पे दीर्घकालीन उषा की आराधना या पूजा की बात की गई है, स्तुति की बात की गई है। यानी कि अगर आप उत्तरी ध्रुव में जाएंगे, उत्तरी रसिया का क्षेत्र में जाएंगे, जैसे आप 66.5 डिग्री लेटीट्यूड क्रॉस करेंगे, सब पोलर रीजन में जाएंगे आप, तो सब पोलर रीजन में 6 महीने का दिन होता है। हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने का रात होता है। सब पोलर रीजन में आप जाएंगे तो सब पोलर रीजन में 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। यानी पृथ्वी को अगर आप ऐसे गोल कर लें तो पृथ्वी के ये हिस्सा 66.5 डिग्री से उत्तर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने का रात होता है। क्यों ऐसा होता है ये हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे।
ठीक है। तो ऋग्वेद में दीर्घकालीन उषा शब्द का जो प्रयोग किया गया है और उसकी स्तुति या प्रार्थना करने की बात की गई है, तो ये दीर्घकालीन उषा का मतलब ही है आकर्तिक क्षेत्र, जहाँ पे 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात। तो इसका मतलब ये या इसका अर्थ या इसका तात्पर्य ये निकलता है कि कहीं ना कहीं आर्यों को इस बात का ज्ञान था कि वो जहाँ के हैं वहाँ पे इस तरह की व्यवस्था थी, या वहाँ आन जान इनका था, आवागमन था, आते जाते थे। और आकर्तिक होम इन द वेदास में जो तिलक ने बात कही है कि आर्य आकर्तिक क्षेत्र से आए थे, ऋग्वेद के इस शब्द से उसकी पुष्टि होती है कि कहीं ना कहीं आर्य आकर्तिक क्षेत्र से आए होंगे, क्योंकि स्तुति की बात की गई है। ठीक है। तो ये एशिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्कॉलर और भी हैं, लेकिन वो सब जानने की जरूरत नहीं है, उतना नेट वेट के लिए जरूरी है आप लोग के लिए नहीं। अब आइए हम लोग देखते हैं भारत के कैसे जोड़ा गया है, कि कैसे आर्यों को भारत का ही बताया गया है और किस तर्क पर और किन विद्वानों ने भारत से जोड़ा है। आर्यों का जो मूल निवास स्थान वो सप्त सैंधव क्षेत्र, सिंधु और उसकी सहायक नदी झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, इन सारी नदियों के किनारे, यानी कि आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सिंधव क्षेत्र। अब हम बात कर रहे हैं कि कैसे भारतीय ही साबित करने की कोशिश की गई कि भारत के ही रहने वाले थे आर्य, कहीं बाहर के नहीं थे। तो उसके लिए जो तर्क गढ़ा गया कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी सप्त सिंधु क्षेत्र में, उसी जगह पर वही लोग थे आर्य। और इसको तर्क दिया श्री संपूर्णानंद ने और उसको समर्थन दिया अविनाश चंद्र दास ने, संपूर्णानंद ने, और समर्थन किया इस मत का अविनाश चंद्र दास। अब आपसे पूछा जाए कि आर्यों का मूल निवास स्थान की संकल्पना सप्त सिंधु क्षेत्र किसने दी, तो संपूर्णानंद ने दी थी और इसको सपोर्ट किया बाद में अविनाश चंद्र दास ने। ठीक है। इसी तरह से एक और स्कॉलर हैं, उनका नाम है गंगानाथ झा। गंगानाथ झा ने ब्रह्म ऋषि देश गंगानाथ झा इन्होंने ब्रह्म ऋषि देश ब्रह्म ऋषि देश दरअसल उत्तर पश्चिम क्षेत्र को कहा जाता है। सरस्वती नदी के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र को ब्रह्म ऋषि क्षेत्र कहा जाता है। तो गंगानाथ झा ने कहा कि आर्य दरअसल ब्रह्म ऋषि देश के लोग थे, जो भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। अभी जो पाकिस्तान है, ये जो अभी अफगानिस्तान है, ये सब के सब ब्रह्म ऋषि देश कहलाता था पहले। हम लोग पढ़ेंगे भारत को कई अलग अलग क्षेत्रों में उप विभाजित किया गया है। जब हम लोग पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो उसके लिए अलग अलग टर्म है। जैसे आज भी हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, दक्कन भारत, है ना, मिडिल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, तो उसी तरह से यहाँ भी क्लासिफाई किया गया है। तो गंगानाथ झा ने ब्रह्म ऋषि देश बताया। इसी तरह से एक और व्यक्ति हैं एल डी कल्ला। इन्होंने कश्मीर और हिमाचल के क्षेत्रों को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया था। एल डी कल्ला यानी ये जो रीजन है भारत का, कश्मीर और हिमाचल, इधर कश्मीर है और ये हिमाचल है, तो ये जो क्षेत्र है एल डी कल्ला ने
इन्होंने कहा कि कश्मीर और हिमाचल इन क्षेत्रों से आर्य भारत में आए। आर्यों का मूल निवास स्थान यही था। आपको पता ही है कि कश्यप ऋषि के नाम पे इसका नाम कश्मीर पड़ा था, जिसको पाकिस्तान आज गुलाम कश्मीर कहता है, और अपने क्षेत्र में जो कश्मीर का हिस्सा है इधर वाला उसको मकबूजा कश्मीर कहता है, और भारत में जो कश्मीर का हिस्सा है उसको गुलाम कश्मीर कहता है। ठीक है। हाँ, तो ये आर्यों के बारे में कुछ मौलिक बातें हैं जिसको आपको वैदिक संस्कृति को जानने से पहले जानना था, और आप जान गए। आर्य थे कौन और आर्य आए कहां से। अब ये 3 कॉन्सेप्ट है, और तीनों कॉन्सेप्ट के बीच में हमेशा लड़ाई होते रहता है। कभी कोई स्कॉलर यूरोप वाला कॉन्सेप्ट स्वीकार कर लेता है, कोई एशिया वाला, तो कोई इंडिजीनस मान लेता है कि भारतीय ही है, और ये कॉन्सेप्ट का संघर्ष द्वंद्व चल रहा है आज भी।